नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बैकुंठपुर की। देखिए, यहाँ का जो चुनावी जनादेश है ना, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रिजल्ट नहीं है। नहीं, ये लोगों का अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में भेजा हुआ एक सीधा डेटा ड्रिवन मैसेज है। तो आज हम किसी की हार या जीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस सिस्टम को समझेंगे, उस पूरी व्यवस्था को जो या तो लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर उन्हें तोड़ देती है। तो चलिए सबसे पहले बैकुंठपुर की जमीन को, वहां के माहौल को समझते हैं। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट में बसा एक ऐसा इलाका है जहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती और जंगलों से जुड़ी हुई है। मतलब यहां लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें, उनकी मुश्किलें, सब कुछ इसी मिट्टी से जुड़ा है। और इसीलिए यहां का हर चुनावी नतीजा असल में इसी जमीन की आवाज होता है। और जानते हैं उस आवाज में सबसे बुलंद मांग क्या है? रोजगार। बैकुंठपुर की मिट्टी से जो सबसे गहरी आवाज उड़ रही है वो है अपने युवाओं के लिए काम, उनके आर्थिक सम्मान की। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य और उनके स्वाभिमान का सवाल है। दूसरी जो लगातार मांग उठती है वो बहुत ही बुनियादी है, पानी और बिजली। सोचिए, सालों से यहाँ के लोग इन बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। ये बड़े बड़े डेवलपमेंट के वादों से हटकर जिंदगी की गरिमा से जुड़ा एक बहुत सीधा सा सवाल है, और ये सवाल हर चुनाव में गूंजता है। और आखिर में बात आती है भरोसे की। हर एक वोट असल में विश्वास का एक पैमाना है, जनता और उनके नुमाइंदों के बीच का भरोसा। और जब वादे अधूरे रह जाते हैं, जरूरतें अनसुनी कर दी जाती हैं, तो ये भरोसा टूटता है। बैकुंठपुर का ये जनादेश इसी भरोसे के बनने और टूटने की कहानी कहता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इस विश्लेषण को 6 हिस्सों में बांटा है। पहले बैकुंठपुर की जमीन को जानेंगे, फिर आंकड़ों को देखेंगे, इसके बाद नतीजों के पीछे के कारण और जमीनी हकीकत को समझेंगे, और आखिर में गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट और भरोसा वापस बनाने के रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, बैकुंठपुर की मिट्टी, यानी वहां के लोग और उनकी जमीन। देखिए, किसी भी जगह की पॉलिटिक्स को समझने की शुरुआत हमेशा वहीं के लोगों और उनकी आर्थिक सच्चाई से ही होती है। यहां का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो काफी दिलचस्प है। एक अनुमान के मुताबिक यहां करीब 45% वोटर्स अनुसूचित जनजाति यानी एसटी हैं, लगभग 8% अनुसूचित जाति एससी और बाकी 47% ओबीसी और दूसरे समुदाय से आते हैं। मतलब साफ है, करीब करीब आधी आबादी के साथ आदिवासी वोटर्स यहां एक डिसाइसिव फैक्टर हैं। उनकी उम्मीदें, उनके मुद्दे किसी भी चुनाव का नतीजा तय कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द वर्डिक्ट इन द नंबर्स। आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि वोटिंग के दिन असल में क्या हुआ ये हमें यही नंबर बताते हैं। ये वोटर्स की सबसे सीधी, सबसे सच्ची आवाज है। जरा 2018 और 2023 के नतीजों में फर्क देखिए, ये चौंकाने वाला है। 2018 में आईएनसी जीती थी 4.1% के मार्जिन से, और सिर्फ 5 साल बाद 2023 में बीजेपी की जीत का मार्जिन बढ़कर 18.3% हो गया। वोट शेयर में इतना बड़ा स्विंग ये किसी पॉलिटिकल भूकंप से कम नहीं था। ये जो बार चार्ट है ये उस भूकंप की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। आईएनसी का वोट शेयर सीधा 37.7% से गिरकर 29.9 पर आ गया। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 33.6% से उछलकर 48.2% पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक हार जीत नहीं थी, ये वोटर्स की प्रायोरिटीज में एक जबरदस्त बदलाव था। पर सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? चलिए समझते हैं। तो अब हम क्या हुआ से क्यों हुआ पर आते हैं। इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? वो कौन से सिस्टमिक फैक्टर्स थे जिन्होंने 2023 के इस नतीजे को जन्म दिया? अगर बैकुंठपुर का इतिहास देखें तो ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। मतलब ये सीट अक्सर पार्टियों के बीच पलटती रहती है। देखिए, 2003 में आईएनसी, 2008 और 13 में बीजेपी, फिर 18 में वापस आईएनसी और अब 2023 में फिर बीजेपी। ये पैटर्न एक सीधी सी बात बताता है, यहां के वोटर किसी एक पार्टी के बंधे हुए नहीं हैं। वो परफॉर्मेंस मांगते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो वो बदलाव के लिए वोट करते हैं। 2023 का चुनाव सिर्फ जमीनी मुद्दों का नहीं था, ये नैरेटिव की लड़ाई भी थी। एक तरफ आईएनसी थी जो अपने राज्य की वेलफेयर स्कीम्स और डेवलपमेंट के रिकॉर्ड पर फोकस कर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी का मैसेज बहुत सिंपल और इमोशनल था, मोदी की गारंटी और दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे। और हुआ ये कि बीजेपी का ये सीधा हाई इंपैक्ट मैसेज आईएनसी के ट्रैक रिकॉर्ड वाले मैसेज पर भारी पड़ गया। नतीजे के पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरियां भी थीं।
और यहां हम किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। डिजिटल वॉर रूम देश से शुरू हुआ। जमीनी स्तर पर बूथ कमेटियों का स्ट्रक्चर विपक्ष के मुकाबले कमजोर था। जो गलत जानकारी फैल रही थी उसके खिलाफ काउंटर मैसेजिंग काफी नहीं थी, और ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करने में भी एक लैग दिखा। ये साफ दिखाता है कि एक अच्छे मैसेज के साथ एक मजबूत संगठन का होना कितना जरूरी है। और यहीं पे एक बहुत बुनियादी सिद्धांत को याद करना जरूरी है। पब्लिक स्पीच यानी सार्वजनिक भाषण के साथ एक जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी लोगों को सही जानकारी देने की, ना कि उन्हें गुमराह करने की। ये हर वोटर की गरिमा, उनकी डिग्निटी के लिए मौलिक है। जब सच और झूठ की लड़ाई में सच पीछे रह जाता है तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जमीन से उठी शिकायतें। लोगों की अपनी आवाज। वो कौन से असल मुद्दे थे जिन्होंने वोटर्स की नाराजगी को इतना बढ़ाया? एक नंबर देखिए, 7.1%। ये छत्तीसगढ़ में युवाओं की बेरोजगारी दर है और ये वोटर्स की चिंता का सबसे बड़ा कारण था। ये शायद सबसे तीखी, सबसे जलती हुई शिकायत थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर घर को, हर परिवार को परेशान कर रही थी। जब नौजवानों को अपना भविष्य नहीं दिखता तो उनकी वो बेचैनी वोट में तब्दील हो जाती है। और फिर वही बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा। एक सर्वे में एक स्थानीय नागरिक की ये बात सुनिए। वो कहते हैं, बिजली, पानी का है, 10 साल से रुका है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक गहरी तकलीफ की आवाज है। ये बताता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर लोगों में कितनी पुरानी और गहरी हताशा है। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है। अब चलते हैं समाधान की तरफ। गवर्नेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट, जमीन से दोबारा शुरुआत करने का एक खाका। और ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी लीडर के लिए एक एक्शन प्लान है जो सच में जनता का भरोसा जीतना चाहता है। देखिए, भरोसा रातों रात नहीं बनता। इसके लिए एक मेथोडिकल प्रोसेस लगता है। ये जो 90 दिन का प्लान है, ये उसी प्रोसेस को 3 स्टेप्स में दिखाता है। पहला स्टेप, ग्राउंड सर्वे और मोबिलाइजेशन। दूसरा, नैरेटिव और अलायंस बिल्डिंग। और तीसरा स्टेप, आउटरीच। ये वोटर्स से दोबारा कनेक्ट करने का एक सोचा समझा तरीका है। और हाँ, आज के डिजिटल दौर में लोगों तक पहुंचना तो जरूरी है, लेकिन ये काम नैतिक जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए। जब हम नागरिकों तक पहुंचते हैं तो उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना, ये सिर्फ डीपीडीपी एक्ट जैसे कानून की जरूरत नहीं है, ये एक एथिकल लीडरशिप की निशानी है। लोगों का डेटा उनकी अमानत है और उसका सम्मान होना ही चाहिए। तो एक मॉडर्न लोगों पर केंद्रित आउटरीच कैसी दिख सकती है? कुछ इस तरह। छोटे छोटे वीडियोस का इस्तेमाल करें ये दिखाने के लिए कि कैसे समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। ट्रांसपेरेंट अपडेट्स के लिए लोकल मैसेजिंग ग्रुप्स का फायदा उठाएं। झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक रैपिड फैक्ट चेकिंग सेल बनाएं। युवाओं से उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर बात करें जहां वे एक्टिव हैं, और सीधे सवालों का जवाब देने के लिए लाइव Q&A सेशन रखें। ये पूरी स्ट्रेटेजी असल में भरोसे और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन पर टिकी है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, भरोसा दोबारा बनाने का रास्ता। और ये रास्ता पर्सोना से परफॉर्मेंस की तरफ जाता है। संदेश बहुत सीधा है। भरोसा सिर्फ पर्सनैलिटी या बड़े बड़े वादों से नहीं कमाया जाता। भरोसा कमाया जाता है जमीन पर किए गए ठोस काम से, सेवा की भावना से। तो यहां एक आखिरी सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। कोई भी लीडर्स वोटर्स की शिकायतों के इस रॉ डेटा को गवर्नेंस के एक ठोस टाइम बाउंड एजेंडे में कैसे बदल सकता है? बैकुंठपुर का जनादेश सिर्फ एक नतीजा नहीं है, ये गवर्नेंस को बेहतर बनाने का एक मौका है। और इस डेटा को एक रोडमैप में बदल पाना ही असली लीडरशिप की पहचान है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042014602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।